ख्याल में बड़ा अभी कंसेशन होगा और बहुत बेहतरीन मौका है कि अफगान गवर्नमेंट इसको रेसिप्रोकेट करे, जो अफगान तालिबान ने 3 माह की जंगबंदी की पेशकश की। लेकिन जो 7,000 बागी कैदी हैं, आप समझते नहीं ये कौन होंगे और ये कितने ज़ाहिर थ्रेट साबित हो सकते हैं? और दूसरा ये भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल लीडरों के नामों को भी फहरिस्त से हटाया जाए। डुएबल है ये बातें? ये बिल्कुल डूएबल है और ये हो सकता है, लेकिन बाई इटसेल्फ जो है ये तय करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। अच्छा। इन दोनों को बिठाकर जिसमें बाकी चीज़ें भी हल किए जाए और एक ओवरऑल एग्रीमेंट के तहत जो है दोनों पार्टियां एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे की जो गेंस है चाहे उसको भी तस्लीम करें। ये जो तालिबान के कैदी हैं ये आम अफ़गान हैं। अच्छा। यानी अफ़गानिस्तान में क्या है, एक तरफ ये तालिबान की क़ुव्वत है और इसमें जो ओहदेदार हैं वो नोन है कि कौन है, तालिबान का हेड कौन है, हैबतुल्ला है और दूसरे कौन कौन है उसमें। लेकिन और दूसरी तरफ जो है मलेशियाज़ है, नार्दर्न अलायंस है वगैरह। लेकिन उसके अलावा जो तालिबान की स्ट्रेंथ है वो आम अफ़गान है। वो दाढ़ी रख के और ऊपर से पगड़ी पहन के वो तालिब है। और मेरे ख्याल में उनको छोड़ देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं एजाज है। साहब को मैं यहाँ पर ओपन ठीक करूंगा। है, एजाज वो साहब, आप सारे समझते हैं जो लड़ते रहे ब्रिगेडियर हैं। महमूद शाह साहब कह रहे हैं कि उनको छोड़ देना कोई इतनी बड़ी डील नहीं होगी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये भी इसका जवाब दे दीजिएगा, तुर्क फौज को अफगानिस्तान छोड़ने का भी कहा है अफगान तालिबान ने, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा 11 सितंबर तक हमसे मुआहदा था कि 11 सितंबर 2021 तक तमाम गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से इनका इनखला हो जाएगा। तुर्क आर्मी के हवाले से भी उन्होंने ये बात की है। हाउ डू यू सी इट एजाज साहब? मेरा ख्याल है कि अगर एक चीज पे तालिबान हमेशा कायम रहे हैं 20 साल, तो वो ये है कि इस मुल्क में कोई बैरूनी मुमालिक के कोई ट्रुप्स नहीं होने चाहिए। तो उस हवाले से, और तुर्क भी एक खास उसी के तहत ही आए हुए थे, नेटो के तहत आए हुए थे, वो खुद बायलैटरली नहीं आए हुए थे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ट्रुप्स जहां रह जाएंगे उसके बाद, अगर वैसे कोई उस मुआहदे की शक्ल में सारे फरीक राजी होते हैं तो तुर्क आते हैं, तो मैं नहीं समझता, ये उनकी अपनी हुकूमत का फैसला होगा, पर मैं नहीं समझता कि वो उसमें आएंगे। अब ये जो प्रिजनर्स की जो बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा। ये सीज फायर की बात हुई है, बेशक टेम्पररी सीज फायर है, प्रिजनर्स रिलीज की बात हुई है, और भी बातें हो सकती हैं। इसको बिल्कुल इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए अफगान हुकूमत को, और बाकी दलों को भी। ये बैठे इसके अंदर बातचीत करें, और किश्तो खून का सिलसिला भी रुकने की उम्मीद बन सकती है। मैं तो समझता हूँ कि ये एक ऐसी विंडो है जो खुली है, एक ऐसी खिड़की खुली है जिसको बंद नहीं होने देना चाहिए। और इसको उम्मीद है मुझे कि अशरफ गनी साहब की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी जीरत और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी, और साथ ही साथ वो जो अक्सर ट्वीट्स करते हैं बड़े प्रोवोकेटिव किस्म के, उम्मीद है कि वो इस वक्त वो ट्वीट्स नहीं करेंगे पाकिस्तान के मुतालिक या किसी के भी मुतालिक, क्योंकि इस वक्त बोलना कम है और बातचीत बैठ के काम करने के लिए वो जरूरी है। बहुत अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन टू एजाज साहब, आपसे आखिरी सवाल ये कि जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बुलाने जा रहा है जिसमें अफगानिस्तान के अमन के लिए, आप समझते हो उसमें ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्या ये मुमकिनात में से है? बिल्कुल मुमकिनात में से है और होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारे लोग जो है ना वो टीवी पे बैठ जाते हैं और वो सवाल पूछते हैं कि हुकूमत के नुमाइंदों से कि जी अगर काबुल पे तालिबान का फौजी कब्जा हो गया तो आप क्या करेंगे, क्या आप उनकी हुकूमत तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही प्री मेच्योर सवाल। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सारी काबिशें हुकूमत की होनी चाहिए कि ये इससे पहले कि एक अस्करी हल जिसका हम मुखालिफ रहे हैं, कोई अस्करी हल पेश हो हमारे सामने, उसकी बजाय हम ये बातचीत करवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया हुकूमत ने कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव भी और रीजनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर भी, यानी तमाम जो हमारे अफगानिस्तान के हमसाए हैं वो भी सारे इकट्ठे होकर
इस बात का फैसला करें कि अफगानिस्तान में कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं होगी, कोई किसी किस्म की उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक पुरअमन अफगानिस्तान ही पूरे खित्ते के सारे ममालिक के लिए बेहतर है, सिवाय चंद स्पॉयलर्स के। तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है बड़ी वक्त पर बुलाई है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे एकदम से तो नतीजे नहीं निकलते, लेकिन बढ़ावा जरूर मिलेगा अमन की कोशिशों। आपसे तुर्की का मैंने इसी सवाल किया था कि अमेरिका ने जब बात की थी कि उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर इंटेलिजेंस या उनको अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए बेसिस चाहिए या सहूलत चाहिए, तो मैंने बयान पढ़ा था, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि टर्की ने गालिबन शायद कहा था कि हम अगवान या काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं अपने फैसिलिटीज। उस पर्सपेक्टिव से ये सर सवाल था। जी देखिए, एजाज वो साहब। पेशकश की हद तक थी कि भाई अगर कोई इस किस्म का होगा, लेकिन माहौल होगा तो होगा ना, आगे चलेगी बात। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। अच्छा, बेसिस की भी बात भी गलत साबित हुई, वो अमेरिका के अखबारों में से निकला, कुछ बयान श्यान दिए गए, जबकि बेसिस की कोई बात ही नहीं हो रही थी, और पाकिस्तान पे खाम खा पाकिस्तान के अंदर ही हमारे लोगों ने दबाव डालना शुरू कर दिया, जी अब आप बेसिस देंगे, और ये हमने तो अब मेरा ख्याल में उसमें वजीर आजम साहब ने भी बहुत ही वजाहत से, वजीर खारजा साहब ने बड़ी वजाहत से बता दिया है, और पाकिस्तान की पूरी अवाम का ये जज्बात की तर्जुमानी है कि पाकिस्तान से अब कोई बेसिस पाकिस्तान में बाहर की किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है, खित्ते को भी नुकसान हुआ है। तो तुर्की की भी ऑफर आप उसी सिलसिले में लें कि वो एक अमन के लिए कोशिश के हवाले से कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि तुर्की जब सारे मामला खराब हो और उसमें आके वो बैठ जाएंगे, वैसे उनका फैसला अपना होगा, पर मैं नहीं समझता कि वो ये करेंगे। कल जो मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी साहब की, आप समझते हैं उसमें क्या ये अच्छा जेस्चर होगा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें दावत दें, इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो डॉक्टर अशरफ गनी जो पाकिस्तान में जिसका इनेकाद हो रहा है? देखिए, ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि अशरफ गनी साहब उसमें आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। अभी हामिद तक करजई तो ये साहब का देखा नाम आ है रहा है गालिबन। कि अशरफ गनी साहब ने और उनके जो साथी हैं अमरुल्लाह साले और मुहिब साहब वगैरह, इन लोगों ने पाकिस्तान के मुतालिक कोई अपने ख्यालात अच्छे नहीं रखे, और उसका नुकसान उनको भी हुआ है और अमन को भी हुआ है। पाकिस्तान तो बार बार ये कह रहा है कि जनाब आप आइए, हम भी आपके मदद करना चाहते हैं तालिबान के साथ, अगर हम अमेरिका के मुज़ाकरात करा सकते हैं तो आपके क्यों नहीं कराएंगे। तो अगर अशरफ गनी साहब खुद आना चाहेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे वजीर आजम साहब भी उनको कहेंगे, लेकिन ये मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि अभी तक तो अशरफ गनी साहब ने शराइत ज्यादा रखी हैं और अमन की बात कम की है। अल्लाह करे उनका इंदिया और उनकी नीयत बदल जाए और वो पूरी तरीके से हमतन गोश होकर वो अमन के लिए लग जाए। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक, ब्रिगेडियर महमूद साहब, आपसे जानना चाहूंगा ये जो कॉन्फ्रेंस के निकाद हो रहा है, कौन से वो क्रिटिकल धड़े हैं? एक तो अफगान तालिबान है, जाहिर बात है इस वक्त वो ऑन स्लॉट पे हैं और हम देख रहे हैं कि वो तो दावा करते हैं कि हम 85% अफगानिस्तान को कंट्रोल करते हैं। हामिद करजई साहब का मैं नाम सुन रहा था, हिकमत यार गुलबदीन हिकमत यार साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब के इस इनिशिएटिव और बयान को वेलकम किया है। कौन से वो क्रिटिकल ग्रोह हैं जिनको यहाँ पर बुलाया जाए और जो पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि इसका इन्फ्लक्स स्पिन बोल्दक पे अब उनका कब्जा है, चमन बॉर्डर सील है, ज़्यादा देर नहीं रह सकता क्योंकि तजारती रवाबित इससे मुतासर होंगे। कौन से वो क्रिटिकल ग्रोह हैं जिनको मदऊ किया जाए जिससे हम समझें कि ये बात आगे बढ़ सकती है और ये जो पेशकश तालिबान की जानिब से इसको शायद अमली जामा पहनाया जा सकता है? मेरे ख्याल में एक तो मेन मुतहारिब ग्रुप्स है जैसे तालिबान है और दूसरी तरफ नादरन अलायंस है जी, लेकिन उसके अलावा काबुल में अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे एल्डर्स है जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। उसमें हामिद कारज़ई भी है, उसमें ये रसूल सयाफ भी है, इसमें काफ़ी सारे जो जो पहले सदर थे उनका बेटा है जो कि अमन जरगे में चलता रहा है। इस तरीके से और कोई 10-12 शख्सियतें हैं जिनको तो जो हम कह रहे हैं कि अफ़गान एल्डर्स को इनमें बुलाया जा रहा है, ये लोग हैं। और ये एक तरीके से दोनों तरफ इन्फ्लुएंस रखते हैं, तालिबान के साथ भी इन्फ्लुएंस है इनका और नादरन अलायंस के साथ भी इनका है। वहाँ पर कानूनी साहब है, हामिद कारज़ई, काफ़ी सारे के एक पूरी एक लिस्ट बन सकती है, कोई 12, 14, 15 आदमियों की
जो इस के लिए इसमें मेरे ख्याल में अगर आप अशरफ गनी साहब को शामिल करते हैं तो वो तो हुकूमत का सरबराह है, हुकूमती नुमाइंदा है। मेरे ख्याल में उससे इसका इम्पेक्ट कम होगा, जिसको हम अफ़गान एल्डर्स कहते हैं। ये जो इन्फ्लुएंशियल है, जो कि लोया जरगा में इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको बुलाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो बग़ैर हुकूमती मौक़िफ़ के वो बात कर सकते हैं। और एक तरीके से हम जो राह हमवार करना चाहते हैं, वो एक वहाँ पर वो उससे हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और एजाज चौधरी साहब आपने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारती रवाबित है, इसके पोटेंशियल भी हम खसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे। और ये जो कनेक्टिविटी की आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, रेल और ट्रक से अगर कराची से ताशकंद जुड़ जाएं, उसके क्या नताइज होंगे इस पूरे खित्ते के लिए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हाँ यार, लगवा तो लूंगा, मगर अफवाहें बहुत सुन रखी हैं, दिल नहीं मान रहा। बीमारी का इलाज दिल से नहीं, दवा से होता है। और वैसे भी जिन लोगों की बातें तुम सुन रहे हो ना, वक्त पड़ने पर वो तुम्हारा इलाज करवाने नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ने अच्छी तरह टेस्ट करके अप्रूव किए, तो कुछ देखकर ही की होगी। अफवाहों पे कान ना धरो, दिमाग। वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट के आप होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सियाहती मुकामात और 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर भी नहीं कर सकते। MCOC की हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब। आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह रह चुके हैं, मारूफ बिजनेस एक्सपर्ट हैं, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश। हारून शरीफ साहब आपने हमें ज्वाइन किया। सर बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आज उज्बेकिस्तान में मौजूद है, ताशकंद में पाकिस्तान उज्बेक बिजनेस फोरम भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल है कि ये सेंट्रल एशिया को मिला सकता है और तजारती मरकज बन सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपके हवाले से क्या तासुरात हैं इसके पोटेंशियल के हवाले से, और कितना गेम चेंजर हो सकता है अगर ऐसी कनेक्टिविटी हो जाए? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली जो अहम बात है इसमें समझने की, वो तो बहुत ही खुशाइंद है कि हमारा क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के साथ बहुत क्लोजली मुंसलिक है, और हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे इसकी रियलाइजेशन एटलीस्ट एट द डिप्लोमेसी लेवल, एट पॉलिटिकल लेवल हो रही है, जो कि सिग्नल पूरी दुनिया को अच्छा जाता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि हमारा पोटेंशियल क्या है इकोनॉमिक, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये ममालिक हैं 5 जिनको हम तान्स कहते हैं, जो हमारे और अफ़गानिस्तान के बाद आते हैं, इनके अंदर उज़्बेकिस्तान की इकॉनमी पिछले कुछ सालों से काफ़ी हद तक उन्होंने उसको ओपन करना और रिफॉर्म करने की कोशिश की है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि ये जो कनेक्टिविटी है, इसके अंदर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी।
क्योंकि पाकिस्तान की डायरेक्ट तो उनके साथ एक्सेस नहीं है। तो जो जो हमारी हुकूमत कर रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 6 साल खित्ते का एडवाइजर रहा हूँ सीनियर इसका वर्ल्ड बैंक में भी, और इस पे काम कर चुका हूँ। देखिए हमारे पास जो एक्सेस रूट फ्यूचर में बन सकते हैं वो वेस्टर्न चाइना और काश्गर के थ्रू, किर्गिस्तान के थ्रू भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम अफगानिस्तान से बहुत शॉर्टर हैं, लेकिन मैं ये इसलिए पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान और चीन की कनेक्टिविटी हो रही है उससे सेंट्रल एशिया का मुंसलिक होना ज्यादा आसान है बनिस्बत के जो अनसर्टेनिटी अफगानिस्तान में दिख रही है। लेकिन अफगानिस्तान की भी जो सूरत हाल है उसमें वजीर आजम का दौरा इसलिए अहम है कि अफगानिस्तान के जो हमसाए ममालिक हैं, और उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान का एक बड़ा अहम हमसाया है, वो पाकिस्तान के साथ मिलके काम कर सकेंगे और उसके ऊपर देखेंगे क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान एक बड़ी इकोनॉमी है और मार्केट इकोनॉमी है। सेंट्रल एशिया की इकोनॉमीज अभी तक मार्केट इकोनॉमीज नहीं है और पाकिस्तान के पास उनको सपोर्ट करने के बेतहाशा मौके अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान को वो देख रहे हैं क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है। तो हमारी क्योंकि इकोनॉमी उनको फीड कर सकती है तो हमें उसका फायदा है। जहां तक हमारे उन पे इन्हिसार है, देखिए उनकी अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो उसके अंदर कॉटन एक बड़ी एक्सपोर्ट है जो एक जमाने में हमसे compete करती थी, लेकिन हमारी कॉटन क्रॉप कम होने की वजह से हमारी टेक्सटाइल जो है तो उससे उज़्बेक कॉटन से खासी मुस्तफीज हो सकती है। मुझे बताया कि 130 बिजनेस लीडर्स भी हमारे वहाँ पर मौजूद हैं। कॉटन का आपने बताया कि वो एक एवेन्यू है जिसमें हम वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। मुफाहमत की यादाश्तों की भी बात हुई। आप बताइएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट रहे, जैसे आपने कहा वर्ल्ड बैंक प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट्स अगर इनके साथ किए जाएं उससे हमें फायदा होगा, उसका कितना पोटेंशियल है सर? उनकी आपने जैसे बताया कि जो इकोनॉमी है वो है लेकिन ज़रा कंजर्वेटिव है, तो हम उसको ओपन अप करने के लिए तो ये रूट्स हैं, एक आपने चाइना का बताया और एक जाहिर बात है जो शॉर्टेस्ट है वाया अफगानिस्तान। उसको मार्केट इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान का कितना पोटेंशियल है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं? क्योंकि यहां पर तो तमाम पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि अगर हमने ग्रोथ रेट को 5 से ज्यादा बढ़ाना है तो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। जी हमें देखिए जो पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में एक लीडरशिप रोल लेने की ज़रूरत है कि जो खित्ते में हमारे मगरबी तरफ ममालिक हैं और सेंट्रल एशिया हैं उनसे पाकिस्तान की इकोनॉमी, मईशत और हमारी स्किल सेट और हमारी फाइनेंशियल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। फिर हमारे पास गवादर और कराची की पोर्ट्स भी हैं। ये लीडरशिप रोल से मेरा कहने का मतलब ये है इस वक्त कि हमें उनको ऑफर करनी चाहिए अपने एक्सपर्ट्स कि आइए हम आपकी पब्लिक पॉलिसी में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि हमारे पास देखिए ना, हमारे पास बैंकिंग का शोबा खासा मजबूत है फॉर इंस्टेंस, जिसके अंदर हम उनको बता सकते हैं कि प्राइवेट बैंकिंग कैसे होती है, कैसे चलती है। लेकिन जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का, देखिए उज्बेकिस्तान की जीडीपी तकरीबन $57 बिलियन की है और पॉपुलेशन 30 मिलियन लोग वहां रहते हैं। अच्छा। तो रिलेटिवली ये ममालिक छोटे ममालिक हैं, उनकी एब्जॉर्बिटिव कैपेसिटी कम है और अभी तो हमारी ट्रेड पूरे सेंट्रल एशिया से ना होने के बराबर है। हम सब कुछ मिला के भी गालिबन $100 मिलियन की ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सो ट्रेड का पोटेंशियल तो बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर एक की एलिमेंट ये है कि एयर रूट के साथ ट्रेड तो बहुत कम होती है जब तक लैंड रूट्स सिक्योर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो सीपैक प्लस जिसको हम कह रहे हैं कि सीपैक ने खित्ते को कनेक्ट करना है, ये उस हिसाब से बहुत अहम है कि हम इनको अभी चाइना के थ्रू एक्सेस दें। वेस्टर्न चाइना से थोड़ा लंबा रूट है, लेकिन पाकिस्तान से वो जमीनी रास्ते से कनेक्ट हो जाएंगे। अफगानिस्तान की अनसर्टेनिटी जब तक दूर नहीं होती है, सो ट्रेड का पोटेंशियल को टोटल रियलाइज करना उस लेवल तक मुश्किल होगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जब मैं कहता हूं लीडरशिप रोल, इसमें पाकिस्तान को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बना के, डिजाइन करके प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी रखनी चाहिए कि हम इकट्ठे ये काम कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि उनकी कैपेसिटी हमारे बराबर होगी और हम दोनों मिलकर कर लेंगे। एमओयूज को, अनवार साहब बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, एमओयूज को ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए पाकिस्तान को लीडरशिप रोल लेना पड़ेगा। अदरवाइज वो फिर हमारे लोगों का हम पे ट्रस्ट के ये एमओयूज करते हैं लेकिन तिजारत तो उतनी नहीं बढ़ती, वो फिर मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एमओयूज को हमने मुआहदात में तब्दील करना होगा। थोड़ा सा मुझे इस सवाल से ज़रूर बताइएगा,
आपने कहा जो मेरे ख्याल में ज़मीनी रास्ता है वो वेस्टर्न चाइना के ज़रिए हम वहाँ तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे। तो सर चाइना तो खुद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जाइंट है हारून शरीफ साहब, उसमें अगर हम वो रूट अपनाते हैं तो जाहिर बात है हमें तो ज़्यादा फीजिबल बाय अफगानिस्तान है, शॉर्ट भी है, तो उसमें पाकिस्तान का चाइना के होते हुए चाइना का भी वहाँ बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट होगा। कितना मार्जिन और कितनी मार्केट आप लोग ले सकेंगे? जी देखिए, हमें इन इलाकों को अनवर साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें हमारे हमसायों को समझने की, उनकी मईशत को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल यहीं पर है। हमारा मुस्तकबिल अब वेस्ट के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम बदल रहा है, ठीक है। खित्ते के अंदर मुस्तकबिल है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। देखिए, चीन को आपको समझना होगा, वो इतना बड़ा मुल्क है कि उसको एज वन होमोजेनस कंट्री समझना एक गलती है। जो वेस्टर्न चाइना है, बहुत सालों से मैं वहाँ डेवलपमेंट देखता हूँ, और उरमची का जो एयरपोर्ट है, आप आज जाएं तो वो बड़ा ही एक हैपनिंग कनेक्टिंग प्लेस बन चुका है। चीन की एक गो वेस्ट की पॉलिसी है, क्योंकि वेस्टर्न चाइना कम डेवलप्ड है, पाकिस्तान से भी कम डेवलप्ड है। सो वो चाइना और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी में पाकिस्तान एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि सीपेक का रूट वहां से गुजर रहा है, और वहां ताजिक और किर्गिज बॉर्डर के साथ 2 बॉर्डर क्रॉसिंग्स है। जो डिप्लोमेसी का रोल प्ले करने की जरूरत है कि वहां खित्ते में, सेंट्रल एशिया में भी सियासी टेंशंस है, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ ज़राअत के पानी के मसले के ऊपर, डैम्स के ऊपर। सो पाकिस्तान अगर एक मीडिएशन का रोल प्ले करता है और उनको कहता है कि आप तीनों ममालिक मिलकर हमारे साथ तजारत करें, तो उसका पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान बीइंग ए बिगर कंट्री, हमें ये रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, जो साउथ एशिया है, अब देखिए सार्क की तो मीटिंग ही नहीं हो पाती जी। मुझे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि साउथ एशिया इस वक्त इंडिया और ईस्ट के मुल्कों के साथ एक ब्लॉक है, इकोनॉमिक बन रहा। पाकिस्तान का एक चीन की बैकिंग के साथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से ब्लॉक बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ब्लॉक तभी कामयाब होते हैं जब एक मुल्क लीडरशिप का रोल लेता है, जैसे आसियान के अंदर जापान ने लिया था। मेरी पाकिस्तान को ये राय है कि हम अपने प्राइवेट सेक्टर को गियर अप करें, ट्रेड के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए, उनकी मार्केट्स डेवलप करने के लिए, ताकि उनसे हम इस्तेफादा कर सकें। और हमें उनको टेक्निकल सपोर्ट देने की जरूरत है, माली सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे मैंने फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, देखिए उनकी ऑयल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। अगर वो उनकी ऑयल कंपनियां कराची पीएसएक्स के ऊपर कुछ कैपिटल रेज कर लेती हैं, तो उनका स्टेक क्या आ जाएगा। आपने बताया ऑयल की उनकी कैपेसिटी है कि हमारे यहाँ तो चूंकि हम डिपेंडेंट हैं, और ज़ाहिर बात है जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा बिल बढ़ जाता है, और पेट्रोलियम की मसनूआत भी जुड़ी हुई होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होता है। तो आप समझते हैं कि उससे हम काफ़ी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जो हमारे साथ जो बिजनेस लीडर्स गए, चूंकि आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह भी रहे, आपको क्या एडवाइस होगी कि वो किन शोबों में ज़्यादा जाकर वहाँ पर लीडरशिप रोल भी दें या अपनी इन्वेस्टमेंट करें? देखिए जी, अभी तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी ओपनिंग हो रही है, और वजीर आजम का मैं दोबारा से उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि जब मैं वहां पे था, मैं भी 5 जगह उनके साथ गया। वजीर आजम की एक खसूसियत बहुत अच्छी है कि वो बिलीव करते हैं कि हमें खित्ते की इकोनॉमीज के साथ काम करना है और ओपन अप करना है, तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है। जहां पर हमें मेहनत करने की जरूरत यह है कि एक तो हमें खित्ते की इकोनॉमी का नॉलेज ज्यादा लेने की जरूरत है, yes. और पाकिस्तान को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नॉलेज में। यहाँ के लोग बहुत कम, सेंट्रल एशिया एक मिथ है जिसको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज इस वक्त यह है कि उनकी जो 4-5 मईशत के बड़े सेक्टर्स हैं, ऑयल है, कॉटन है, मिनरल्स हैं और टेक्सटाइल्स भी हैं, वहां पर हम जॉइंट वेंचर्स की बातचीत कर सकते हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि उनकी फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल डेवलप नहीं है, सो हम उनको अपने बैंकों के साथ मिलके उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। जब पाकिस्तान हेल्प आउट करता नजर आएगा तो वो पाकिस्तान से चीजें भी ज्यादा खरीदेंगे, और उनको समझ भी आएगा कि पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान का नॉलेज बहुत लिमिटेड है। और एक इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी कभी रही नहीं है, बल्कि अब तो जहाज के थ्रू कनेक्टिविटी भी बहुत लिमिटेड है। तो जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी लोगों के इंटरेक्शन से आती है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं। सो हमें लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि ये मार्केट्स हमें फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकें। वैसे अभी इमीडिएटली ये जो एमओयूज हैं ये कुछ स्पेस खोलेंगे, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी को
और प्राइवेट सेक्टर को मिलके कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस टेबल पे रखनी होंगी। अभी उज़्बेक कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो आपको कोई ऐसी डील बड़ी ऑफर कर सके। सर टुवर्ड्स द एंड मुझे बताइएगा हारून शरीफ साहब, ये कितना लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं और आपने बिल्कुल बजा कहा कि जब तक से अफगानिस्तान में अमन नहीं होता ये कनेक्टिविटी और इसके मकासद का हसूल मुश्किल है, बल्कि एक तरह से अफगानिस्तान का रूट तो खुद नहीं खुल पाएगा। अगर होता है तो इसको पाए तकमील तक पहुंचने में क्या टाइमलाइन है आपके नज़दीक, कितना अरसा लगेगा? देखें जी, पहली बात तो ये है कि हमें जो सीपैक की, देखें हम आप जो बात कर रहे हैं ये हम इस वक्त सीपैक की कनेक्टिविटी को खित्ते में लेवरेज करने की बात कर रहे हैं। सो सीपैक की कनेक्टिविटी तो काफी हद तक हो गई है, लेकिन मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं अब असल रोल प्राइवेट सेक्टर का है कि देखिए सड़कें तो बन जाती हैं, पोर्ट बन जाती है, मसलन ट्रेड लॉजिस्टिक्स है, उसके अंदर वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं। मैं एडवाइज करूंगा कि हम उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि गुड्स को मूवमेंट को वो कंपनी हेल्प कर सके। देखिए ये एक बहुत अहम चीज समझने की है कि पुराने स्कूल में ऑफ थॉट में जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थी वो ये थी कि आप कुछ कंसेशंस ले लें, आप मार्केट को खोल दीजिए। अब जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, चीन उसकी बड़ी एग्जांपल है। पहले आप एक ट्रांजैक्शन टेबल पे रखते हैं कि मैं ये 10 प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, फिर डायलॉग को हम उसके अराउंड स्ट्रक्चर करते हैं। हमें ये चाहिए कि अपने प्राइवेट सेक्टर को लीड दें, क्योंकि हुकूमत के अंदर वो कैपेबिलिटी आते बहुत टाइम लगेगा। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो वाइब्रेंट है, वो उसको मार्केट्स भी चाहिए हैं और उसको अपॉर्चुनिटी भी चाहिए है, हमें उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और ये सेंट्रल एशियंस जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वहाँ 6 बरस काम किया है, वो दे विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि एक मार्केट इकोनॉमी उनको कैसे अप्रोच कर रही है। ये जो सरकारी दौरे हैं ये सिर्फ स्पेस ओपन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस के लिए हमें बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन की जरूरत है। और आपने टुवर्ड्स द एंड ये कहा कि जस्टिस की है कि चूंकि अब पूरी दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रही है, हमारे लिए हमारा जो फोकस है हमारे पॉलिसी मेकर्स का वो ये खिता होना चाहिए। जी हमारा फोकस जो है ना जी, हमारे जो हमसाए हैं वो हमारी देखें जो प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना। तो अभी मेरी राय तो ये भी होगी कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है, जिसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल था, उसके अंदर हम एक सेंट्रल एशिया का जोन क्यों नहीं खोल देते? देखिए ना, ताकि वो लोग यहाँ आए, हमारी कंपनियों के साथ काम करें, उनके लोग यहाँ ट्रेंड हो, हम उनका कल्चर सीखें और यहाँ जो प्रोडक्ट बने वो वहां पर भी बिके और बाकी जगह भी एक्सपोर्ट हो। तो हमें अपने इकोनॉमिक जोन्स को सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रखना चाहिए, हमें खित्ते के साथ फूड सिक्योरिटी के जोन खोलने चाहिए। हमें खित्ते के साथ जहां जहां उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है वैल्यू चेन बनाने के लिए, पाकिस्तान अगर एक रीजनल इकोनॉमिक जोन खोल देता है तो सडनली इट विल गिव ए सिग्नल टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक लीडरशिप मार्केट की पोजीशन ले रहा है। सिमिलरली हम अगर हम एक रीजनल बैंक का आइडिया देखें ये फाइनेंस और प्रोजेक्ट्स के बगैर जो है खाली ट्रेड चलाना खासा मुश्किल होता है, सस्टेन करना। चले तो बहुत हमें बहुत उन शुक्रिया लाइंस पे सोचने की जरूरत जी। थैंक यू सो वेरी मच हारून शरीफ साहब, बड़े ज़बरदस्त आपने आइडियाज़ भी दिए और बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। व्यूअर्स हमारा वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकातों की पीर की शब 10:05। तब तक लिए सैयद नूरुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।